तो हम लोगों ने भाषा पढ़ लिया, ठीक है, हिंदी भाषा विकास। और हिंदी भाषा विकास के अंतर्गत हमने बहुत सी चीजें पढ़ी, ठीक है। भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या हैं, भाषा का स्वरूप, भाषा की विशेषताएं पढ़ी। इसके बाद हमने भाषा के विकास को 3 दृष्टिकोण से देखा। क्या? एक तो हमने भौगोलिक, एक ऐतिहासिक और एक संवैधानिक। हमने तीनों पे विस्तृत चर्चा की। 4 दिन की क्लास रही हमारी भाषा पर ही केवल, ठीक है। इसके बाद हमने देवनागरी लिपि माने कहीं लिपि को पढ़ा, ठीक है। और हमने आपको उस दिन बताया कि हम व्याकरण पे अब चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है। तो आराम आराम पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं संख्या बल तो इतना है कि बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है मामला, तो है ना। तो कितना ऊर्जा हमें मिल रही होगी तो इसका अंदाजा आप लोग लगा ही रहे हैं, है ना। हाँ, तो आराम आराम पढ़ेंगे, क्योंकि हम ज्यादा स्पीड ले लेंगे तो फिर जो आपके साथी आने वाले उनका क्या होगा, है ना। तो चलिएगा देखते हैं, हम आज लोग व्याकरण शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले व्याकरण में समझेंगे, व्याकरण को ही समझेंगे पहले तो, है ना। एक एक चीज पे बारीकी से बात करेंगे, तब जाके कहीं तुमको समझ में आएगा। बहुत से ऐसे तथ्य मिलेंगे आपको जो हो सकता है नए नए हो और पहली पहली बार भी सुने, है ना। धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। देखिए, व्याकरण को अगर हम देखें, व्याकरण का अर्थ समझें, इस शब्द अर्थ को समझेंगे तो बी धन आ, धन करण। अब देखिए, इस करण में भी अलग प्रत्यय है। एक करण में एक क्रिया है और एक प्रत्यय है। प्रत्यय इसमें अन प्रत्यय हो जाता है, क्री धातु है। आ ये हिंदी का प्रत्यय है, वैसे तो संस्कृत में प्रत्यय होता है आंग। क्या प्रत्यय होता है? आंग। ये पंचमाक्षर कौन से? का वर्ग का, का अंगा। तो ये आंग प्रत्यय संस्कृत का है, ठीक है। लेकिन हिंदी में इसको नहीं मानते। हिंदी में किसको मानते हैं? आ। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, प्रश्न बनता है, हर जगह से प्रश्न बनता है, आपको लगता हो हर जगह से कई बार पूछा गया है कि संधि का जो आपका शब्द विच्छेद है वो क्या है, व्याकरण का शब्द विच्छेद ठीक ठीक क्या है, पूछते हैं, प्रश्न बनता है। बी धन आ धन करण। बी यहां उपसर्ग है, आ भी क्या है? उपसर्ग है। करण में क्री धातु अन प्रत्यय, ठीक है। या ऐसे चाहो तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो, क्री धन अन, ठीक है। क्री धन अन। तो क्री माने करना होता है, क्री माने क्या होता है? संस्कृत में तो आप लोग समझते ही ना इस बात को। बी आ और करण माने, हम व्याकरण को अब समझें कि व्याकरण है क्या। बी माने होता है विशेष रूप से, ठीक है। माने ठीक प्रकार से या विशेष रूप से या अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से या भली भांत से किसी चीज को जानने को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। किसी भी चीज को, कभी कभी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, विद्वान लोग, आपका व्याकरण ठीक नहीं है, माने आप किसी भी चीज को भली बात से नहीं जान रहे हैं, है ना, भली प्रकार से नहीं जान रहे हैं, तो वहां आपका हो जाता है व्याकरण क्या है। तो हम कह सकते हैं, देखिए, व्याकरण को अगर हम परिभाषा दें तो व्याकरण से हम क्या करते हैं? एक तो हम भाषा का उच्चारण सीखते हैं। अरे भाषा क्या है? उच्चारण माने हम सही सही उच्चारण किससे सीखते हैं? व्याकरण से सीखते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? उच्चारण भी आपको सही से नहीं आता। आपने सुना होगा कि अंग्रेजी जो लोग बोलते हैं उसकी सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, हिंदी में भी सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं ना। और पहली बात तो हम व्याकरण से भाषा का उच्चारण सीखते हैं। इसके बाद लेखन सीखते हैं। लेखन क्या सीखते हैं? लेखन भी सीखते हैं। कैसे लिखना है ये भी हमें आना चाहिए। हम व्याकरण का ही ज्ञान करके आज भाषा सीख पाए। आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? जब आप छोटे थे या हम छोटे थे तो सबसे पहले आपको व्याकरण पढ़ाया गया और व्याकरण में आपको स्वर पढ़ाए गए।
व्यंजन पढ़ाए गए, शब्द पढ़ाए गए, वाक्य पढ़ाए गए, तब जाके आपको, पहले आपको बुलवाया गया, केवल लिखवाना नहीं सिखाया गया। आपको मुंह जबानी एक बच्चा खड़ा कर दिया जाता था। हमारे यहां भी बच्चे आते हैं, वो क्या कहते हैं, उनको बोलना तो आता है, पूरा आपको आ से क्या तक सुना देंगे, गिनती सुना देंगे, पहाड़े सुना देंगे। हम क्या लिख के दिखाओ, सर लिख नहीं पाएंगे, है ना। हम बीच में पूछ लें कि ये बताओ ये कौन सी संख्या है, सर हमें नहीं पता, और पूरा सुना देते हैं। 2 का पहाड़ा लिख के दिखाओ, सर हम नहीं लिख पाएंगे, सुना देंगे 5 तक। तो ये होता है, मेरी बात समझ पा रहे ना। तो वही है, हमको व्याकरण से ठीक ठीक से उच्चारण सीखना, सही से लेखन करना और सही से भाषा का प्रयोग करना भी आता है। किससे? व्याकरण से। तो हम भाषा को व्याकरण से ठीक उच्चारित करना, ठीक से उसका लेखन करना और ठीक से उस चीज का प्रयोग करना सीखते हैं। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ, तो उच्चारण और लेखन और प्रयोग सही सही जिस पुस्तक, जिस ग्रंथ, जिस कृति, जिस रचना, जिस माध्यम से हम सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कि ये परिभाषा हो गई, ठीक है। ये परिभाषा कहीं जीवन में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है कि जिस ग्रंथ के द्वारा या जिस रचना के द्वारा, जिस कृति के द्वारा हम भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, जिस ग्रंथ के द्वारा भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये बात सरल सी है जो आपकी समझ में आई है ना। जिस ग्रंथ के द्वारा हम शुद्ध भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है। देखिए, अब इस व्याकरण की बात करते हैं हम। ठीक है, हमने भाषा की बात कही कि भाषा का, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब हम कहें व्याकरण के हम भाग की बात करें, भाग, व्याकरण किसकी बात करें? भाग की बात करें। तो व्याकरण को, पूरे व्याकरण को 3 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया गया। और उन तीनों भागों को हम पढ़ के पूरा व्याकरण जान लेते हैं। फिर हमको भाषा सीखने के लिए उन तीनों भागों को जानने के बाद और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो 3 भाग कौन कौन से? एक तो आता है आपका वर्ण विचार। क्या आता है भाई? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन तीनों के माध्यम से ही हम पूरे व्याकरण को जानेंगे, पूरे व्याकरण को पढ़ेंगे। ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमने सबसे पहले व्याकरण को पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ण विचार।
उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार, और इन तीनों भागों को पढ़ने के बाद हमारा व्याकरण का इतिहास भी हो जाएगा। मतलब हम उतना जान लेंगे जिससे परीक्षाएं हमारी पास होती रहे। तो सबसे पहले वर्ण विचार पे बात करेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या है उन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मिटा दें। तो बात आई अब वर्ण विचार पे। वर्ण विचार क्या है, अब पहले वर्ण विचार को भी जान ले। ठीक है, वर्ण विचार क्या है? देखिए, वर्ण विचार का मतलब है वर्ण से। ठीक है, जहां हम वर्ण के बारे में जाने, जहां हम वर्ण के बारे में जाने तो वही वर्ण विचार है। तो अर्थात वर्ण का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना हम जिस है ना विधा से या जिस माध्यम से सीखते हैं वही क्या है हमारा वर्ण विचार है। वर्ण का शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण जिस विधा से सीख रहे हैं, जिस इकाई से, जिस प्रक्रिया से सीख रहे हैं वही क्या है वर्ण विचार। समझ रहे हैं ना? तो वर्ण विचार आपका शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सिखाता है वर्ण का। अब बात करेंगे ये वर्ण क्या है। वर्ण, चलो वर्ण का तो सीख गए, फिर वर्ण की भी बात करेंगे कि नहीं? हाँ, तो आप बताएं वर्ण क्या है? कोई बता सकता है वर्ण? ध्वनि। और हाँ, इन्होंने सही बता दिया। ध्वनि का जो लिखित रूप है वही वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप आपका क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ध्वनि। देखिए, हमने अभी बात की भाषा की, तो भाषा की इकाई कौन कौन सी है? एक तो अभी हमने आपको बताई वर्ण, एक बताई शब्द और एक बताई वाक्य। ये भाषा की 3 इकाई है। ठीक है, ये भाषा की 3 इकाई है। हम वाक्य से, जो वाक्य शब्दों का योग है और शब्द सार्थक, शब्द क्या है? मतलब वर्णों का सार्थक समूह है। और फिर वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। आप समझ रहे हैं ना? ध्वनि माने कि हो गया वर्ण का लघु रूप हो गया, ध्वनि वर्ण से भी छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि हम ध्वनि के लिखित रूप को क्या कह रहे हैं? वर्ण कह रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब बात देखिए, एक चीज बताता हूं मैं आपको, महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ बोल लिख लीजिए। अब हम आपसे कहें, प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है, आप लोग भी अभी देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी? मौखिक इकाई। तो मौखिक इकाई अगर भाषा की सबसे छोटी पूछी जाती है तो आपकी कौन हो जाती है? ध्वनि हो जाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछता है तो ध्वनि। याद रखना, जब ये मौखिक शब्द दिया है तभी आप ध्वनि लगाएंगे, छोटी, भाषा की छोटी इकाई के रूप में।
जब मौखिक लिखा है, मौखिक नहीं लिखा है तो नहीं। अब दूसरा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण हो जाएगी। और एक प्रश्न जो पूछा जाता है और जिसमें आप लोग थोड़ा संदेह करते हैं कि ध्वनि माने कि वर्ण माने, तो आप ये बात बताइएगा कि अगर पूछा जाए भाषा की मौखिक लिखित ना दिया हो, क्या पूछा जाए? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब बताएं आप क्या लगाएंगे? ऐसा पेपर में ऐसा ही पूछा जाए तो। अक्षर की तो मैं बात ही नहीं किया अभी। ऑप्शन है आपके वर्ण, ध्वनि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन बताओ। वर्ण तो कौन सी हो जाएगी? याद रखना, मौखिक ही ध्वनि है। अन्यथा अर्थ में मौखिक नहीं प्रश्न पूछा हो, मौखिक इकाई नहीं दिया हो, तो आप वर्ण ही लिखाना। लिखित लगे, हाँ अक्षर बताएंगे, अभी बताएंगे, ये पूरा करते हैं फिर हम अक्षर। हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया है अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर, भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई देखिए, आप लोग बताएं, अर्थ के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इकाई कितनी होती है भाषा की? दो। देखिए, आप कहें वर्ण का कोई अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है, शब्दार्थ। वाक्य का अर्थ होता है, बिल्कुल होता है। ये बात समझना, वाक्य का भी अर्थ होता है। लेकिन भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। क्योंकि वाक्य कैसी है? बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई है। अब एक प्रश्न बनता है, भाषा की भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर छोटी इकाई। देखिए, भाषा के भावार्थ के आधार पर अगर छोटी इकाई पूछ ले, अब देखिए तीन ही इकाई है ना, बात तो इन्हीं में करेंगे। तो भावार्थ आप ये बताइए, आप जब हाई स्कूल में थे, इंटरमीडिएट में थे, तो सूर्यदास के पदों का आपको कहा जाता था कि संदर्भ सहित भावार्थ व्याख्या करें या भावार्थ स्पष्ट करें। इस दोहे का भावार्थ स्पष्ट करें। भावार्थ सुना? तो भावार्थ कभी शब्द का नहीं होता है। भावार्थ किसका होता है? वाक्य का होता है। कभी शब्द के लिए शब्दार्थ दिया होगा, लेकिन कोई भी पद दिया है, कोई भी दोहा दिया है, कोई भी काव्य में कुछ दिया है, तो उसका भावार्थ तो वाक्य होता है। अब देखिए, भावार्थ के आधार पर तो चाहे बड़ी पूछ ले चाहे छोटी पूछ ले, मेरी बात समझना भाई लोगों, चाहे बड़ी पूछ ले चाहे छोटी पूछ ले, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वाक्य करना। ठीक है। अब आपसे एक और पूछा जाता है कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी ना कह के बड़ी पूछ ले तो वाक्य हो जाएगी, छोटी पूछ ले तो शब्द हो जाएगी। अब देखो, इस स्थान पर छोटी ना कह के बड़ी कह दे अर्थ के आधार पर, तो कौन सी हो जाएगी? हाँ, भाषा की अर्थ के आधार पर बड़ी इकाई, ये भी बात हो जाएगी। ये बात आप लोग समझ गए? इतनी सी बातें समझ में आई?
आप लोग एक चाहे तो कोई नोट्स बनाते चलें, ठीक है, कोई कॉपी बना ले जिससे समस्या आगे नहीं। थोड़ा और पढ़ ले रहे हैं। अच्छा, आप बताओ। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो पसीना टपके तब भी पढ़ाते रहे। इनके ये क्या कह रहे हैं, पढ़ोगे और? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलिए आगे कल देख लेते हैं, ठीक है।